जय हिंद दोस्तों आज का हमारा वीडियो सेकंड वीडियो है करंट अफेयर्स का। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम 20 क्वेश्चन का एक वीडियो बना रहे हैं और उसी कड़ी में हमारा ये सेकंड वीडियो है। आज का जो हमारा वीडियो है वो जुलाई अगस्त 2021 की घटनाओं पे आधारित है। और जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपके पास 8-10 महीने के करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होंगे, जिससे कि आपको याद भी रहेंगे, वो आसानी से आप कर भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देने की आप कोशिश कीजिए कि सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की वह अध्यक्ष जिनके कार्यकाल में 3 वर्ष की वृद्धि की गई है। आप इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में लिखकर। तब तक हम इसके बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे देते हैं कि हुआ यह है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1991 के एक अधिनियम के द्वारा 31 जनवरी 1992 को किया गया था। और उस समय इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो पहली अध्यक्ष थी, उनका नाम था जयंती पटनायक। तो जयंती पटनायक इसकी प्रथम अध्यक्ष बनाई गई और तब से लगातार इसकी अध्यक्ष जो बन रही हैं, उस आधार पर जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो अब 9वीं अध्यक्ष हैं। तो आपको 9वीं अध्यक्ष यानी कि वर्तमान अध्यक्ष बताना है। और उनके कार्यकाल में 3 वर्ष की वृद्धि की गई है, तो उनका कार्यकाल 2024 तक रहेगा अब। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है रेखा शर्मा। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो रेखा शर्मा का कार्यकाल अब कब तक रहेगा? 2024 तक इनका कार्यकाल रहेगा। और बाकी ये जरूर याद रखें कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई, पहली अध्यक्ष इसकी कौन थी, और जो रेखा शर्मा है इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने ललिता कुमार मंगलम का स्थान लिया है। ललिता कुमार मंगलम 8वीं अध्यक्ष हुआ करती थी। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो आपको वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बतानी है, कितनी है। दरअसल संख्या में इजाफा किया गया है ना। पहले 29 न्यायाधीश हुआ करते थे, अब संख्या बढ़ गई है। और ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि अगस्त 2021 में 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में जो नियुक्त वर्तमान में न्यायाधीश हैं, उनकी संख्या है 33। परंतु अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है? तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर होगा 34, यानी कि 34 न्यायाधीश हो सकते हैं अधिकतम। लेकिन वर्तमान में पद कितने भरे हुए हैं? 33। और अगस्त 2021 में पहली बार ऐसा हुआ जब 3 महिला न्यायाधीशों को इसमें नियुक्ति दी गई थी। एक हिमा कोहली एक महिला जज बनी, फिर एक वीवी नागरत्ना एक महिला जज बनी, और एक बेला एम त्रिवेदी महिला जज बनी। तो ये पहली बार हुआ इतिहास में कि एक साथ 3 महिला जजों की नियुक्ति हुई। और वर्तमान में 4 महिलाएं ऐसी हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर दिया है कई बच्चों ने। सेकंड नंबर के बाद देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है उसके 2 ऑप्शन तो लिखे हुए हैं, 2 ऑप्शन आपको नीचे दिख जाएंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। काजिंद 2021 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों की सेनाओं के बीच में संपन्न हुआ? तो ऑप्शन है भारत और फ्रांस, भारत और चीन, और सी ऑप्शन है भारत और कजाकिस्तान, और डी ऑप्शन है भारत और उज्बेकिस्तान। इसका सही आंसर आपको देना है। समझ गए होंगे आप कि भारत और कजाकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान, भारत और चीन और भारत और फ्रांस। तो ये काजिंद नाम से जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, ये हर साल किया जाता है। इस बार ये कजाकिस्तान में हुआ, एक जगह पड़ती है आयशा बीबी। तो इसका मतलब ये हुआ कि काजिंद 2021 किसके बीच संपन्न हुआ? तो भारत और कजाकिस्तान के मध्य। तो भारत और कजाकिस्तान के मध्य ये संपन्न हुआ है इस बार, है ना। तो बस इतना याद रखना है। बहुत सारे ऐसे संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं जो आपको याद रखने हैं, कम से कम 15-16 सैन्य अभ्यास हैं, इनमें से कोई ना कोई जरूर आता है, तो इसे याद रखेंगे, ठीक है। काजिंद 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच में संपन्न हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो 4 नंबर का क्वेश्चन बताना, रामसर साइट की संख्या वर्तमान में कुल कितनी है? मतलब आज आप जब पेपर सॉल्व कर रहे हैं ये, तो आज के टाइम पे आपको ये रामसर साइट की संख्या बतानी है। और इसमें रामसर साइट की जो संख्या है ना, उसमें कुछ इजाफा हुआ है। जैसे हुआ ये है, मैं आपको थोड़ा शुरू से बता देता हूं कि अगस्त 2021 में 4 रामसर साइट बढ़ाई गई थी।
धोल, एक थोल झील है गुजरात में, और बादवाना झील, उसके बाद सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में। तो ये 4 नई रामसर साइट बढ़ाई गई थी। फिर एक और रामसर साइट बढ़ाई गई जिसका नाम है हैदरपुर रामसर साइट, जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर में आती है ना। तो इस तरीके से कई सारी रामसर साइट में इजाफा हुआ है पिछले 6-7 महीने के अंदर। तो आपको सही आंसर देना है। कई बच्चों ने देखो आंसर दिया है, गुड, बहुत अच्छा आंसर, सही है। अब देखो मैं आपको आंसर दूंगा अभी थोड़ी देर में, कुछ और बात बताता हूं मैं आपको कि रामसर साइट जो है उनके बारे में। कि देखिए रामसर साइट का इतिहास शुरू होता है काफी पहले, 2 फरवरी 1971 की बात है, जब 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर, जहां पर यह फैसला किया गया है ना, ईरान का वो शहर है जिसका नाम है रामसर। तो रामसर जो ईरान का शहर है, वहां पर एक मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में यह तय किया गया कि जहां भी दलदली भूमियां हैं, उन दलदली भूमियों को, और जहां जैव विविधता भी अच्छी खासी है, तो उन दलदली भूमियों को हम रामसर साइट का दर्जा देंगे, यानी कि उन्हें संरक्षित करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, रिजर्व करेंगे। तो इसी वजह से ये रामसर नाम आया है। ये रामसर साइट कौन सी है? जो नम भूमियां होती हैं, जो वेटलैंड होती हैं, है ना, जो दलदली भूमियां होती हैं, उन्हें हम रामसर साइट का दर्जा देते हैं और फिर उन्हें यूएनओ और यूनेस्को के द्वारा क्या किया जाता है? उनका संरक्षण किया जाता है। चलिए अब आपको इसका सही आंसर देना है। तो इसका सही आंसर है 4 का सही आंसर होगा 47, यानी कि बी आंसर है इसका सही। अब देखिए इसमें जो बिल्कुल करंट की बात है वो कर लीजिए। दिसंबर 2021 की बात है, जब 47वीं रामसर साइट का दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश का एक शहर है, उत्तर प्रदेश का एक स्थान है जिसे हम कहते हैं हैदरपुर। तो हैदरपुर रामसर साइट बनाई गई है। तो आपको याद रखना चाहिए कि हैदरपुर नई रामसर साइट है ना। तो हैदरपुर रामसर साइट कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो ये स्थित है कहाँ पर? ये है बिजनौर में, है ना, बिजनौर में स्थित है ये। तो इसे जरूर याद रखेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, है ना। जरूर याद रखें कि बिजनौर उत्तर प्रदेश में 47वीं रामसर साइट घोषित की गई जिसका नाम है हैदरपुर। ठीक है दोस्तों। अब इस प्रकार से अगर कोई पूछ ले कि आपसे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी रामसर साइट हो गई है टोटल, तो उत्तर प्रदेश की रामसर साइट की संख्या हो गई है 9। ऑफलाइन के बच्चों को हमने पहले पढ़ाया है, तो उनकी कॉपी में यूपी में 8 रामसर साइट लिखी होंगी। अब यूपी में 9 रामसर साइट हो गई है टोटल, और पूरे देश में कितनी है? 47 है। देखिए आपको कई सारी बातें चौथे नंबर के क्वेश्चन में आपको पता लगी। आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वें क्वेश्चन में देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय खिलाड़ी कांस्य पदक विजेता नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कांस्य पदक विजेता नहीं है, जिसने कांस्य पदक नहीं जीता है? ये आपको पता करना है, बताना है कि कौन सा इनमें कांस्य पदक विजेता नहीं है। तो देखिए इनमें कौन सा कांस्य पदक विजेता नहीं होगा? तो बजरंग पुनिया, है ना, पीवी सिंधु और मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन। तो जैसे कि आप जानते होंगे, जापान की राजधानी टोक्यो में 32वें, है ना, एक तो ये भी याद रखेंगे कौन से नंबर के खेल थे ये, तो 32वें नंबर के ओलंपिक हुए। और ऐसा दूसरा अवसर था जब जापान की राजधानी टोक्यो में ये ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। इस बार इन ओलंपिक खेलों में कुल 33 खेलों को शामिल किया गया, जिनमें से क्लाइंबिंग और कराटे, ये 2 खेल ऐसे थे जो इसमें पहली बार शामिल हुए। भारत की ओर से इसमें बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया गया। अब तक के ओलंपिक के इतिहास में भारत का प्रदर्शन सबसे बढ़िया था, और भारत ने कुल मिला के 7 पदक जीते। इन 7 पदकों में 1 स्वर्ण पदक जीता है, 4 कांस्य पदक जीते और 2 रजत पदक जीते। इनमें जो स्वर्ण पदक विजेता है उन्हें आप जानते हैं, नीरज चोपड़ा, है ना, जो स्वर्ण पदक विजेता रहे, जेवलिन थ्रो में उन्होंने भाग लिया था। और इसके अलावा जो 4 कांस्य पदक विजेता हैं उनके नाम देखिए क्या है। उनका एक का नाम है पीवी सिंधु, है ना, तो पीवी सिंधु क्या है? कांस्य पदक विजेता है। फिर एक है इनमें बजरंग पुनिया भी क्या है? कांस्य पदक विजेता है। एक है इनमें लवलीना बोरगोहेन। तो इसका मतलब 5वें का सही आंसर क्या होगा? मीराबाई चानू, क्योंकि ये क्या थी? रजत पदक विजेता थी, इन्होंने रजत पदक जीता था। तो सही आंसर है इसका सी। तो 5वें का क्वेश्चन समझ गए आप। देखिए इस बात को ध्यान रखें, जब भी आप क्वेश्चन पढ़े तो नहीं पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं को ध्यान नहीं देते और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। पता चलेगा वो कांस्य पदक विजेता ढूंढने लगेंगे इसमें।
तो कांस्य पदक विजेता नहीं ढूंढना है, बल्कि कांस्य पदक के अलावा ढूंढना है। और अलावा कौन सा है कि भाई एक गोल्ड मेडल और एक आपका रजत पदक। तो रजत पदक विजेता कौन है? मीराबाई चानू। और इसके अलावा रवि दहिया जो कुश्ती खेलते हैं वो जीते थे, रजत पदक विजेता रहे थे वो। और मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में मणिपुर की रहने वाली हैं। ये भी याद रख सकते हैं आपकी, ये मणिपुर की हैं और मणिपुर से बिलोंग करती हैं मीराबाई चानू, तो इसे भी याद रखें। तो टोक्यो ओलंपिक को हमने ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छे से लिखवाया है, बढ़िया करके सारी चीजें उसमें नोट कराई हैं, उसे जरूर पढ़ें, है ना। सबसे ज्यादा पदक टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो जीते थे वो यूएसए ने जीते थे। यूएसए के कुल पदकों की संख्या बहुत ज्यादा थी, यानी कि 39 तो उसने स्वर्ण पदक जीते और 113 कुल पदक जीते थे। दूसरे नंबर पर चीन रहा और तीसरे नंबर पर जापान। भारत का इसमें 48वां स्थान था, है ना, काफी पीछे था, लेकिन सबसे अच्छा प्रदर्शन इस बार भारत का रहा 7 पदकों के साथ। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठे क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन विंबलडन 2021 में पुरुष एकल वर्ग में विजेता रहा। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए रोजर फेडरर एक ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन है नोवाक जोकोविक, सी ऑप्शन राफेल नडाल और डी ऑप्शन है डेनियल मेदवेदेव। तो ये 4 ऑप्शन में से बताना है आपको। रोजर फेडरर, मैं एक बार और बोल देता हूं, विंबलडन 2021 का पुरुष एकल विजेता कौन है? रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, डेनियल मेदवेदेव। तो चलिए दोस्तों सही आंसर दिए हैं कई बच्चों ने, इसका सही आंसर हम बता देते हैं। छठे का सही आंसर होगा नोवाक जोकोविक। तो नोवाक जोकोविक ने इस बार, है ना, विंबलडन 2021 की में पुरुष वर्ग में जीत हासिल की है। और नोवाक जोकोविक कहाँ के खिलाड़ी हैं ये जरूर याद रखना है। तो नोवाक जोकोविक हैं कहाँ के? सर्बिया के, सर्बिया के लिए खेलते हैं ये, तो इन्हें याद रखेंगे आप। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है निपुण भारत निम्नलिखित में से किससे संबंधित एक योजना है। तो भारत सरकार की एक योजना है निपुण भारत। तो निपुण का मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूं पहले, तब तक आप इसका सही आंसर दीजिए। ऑप्शन दिए हैं अर्थव्यवस्था का विकास, युवाओं के कौशल में वृद्धि, हिंदी भाषा का प्रचार एवं प्रसार, समझ के साथ पढ़ने व गणितीय ज्ञान में वृद्धि। तो देखिए निपुण भारत है क्या? निपुण का मतलब है यहाँ पर नेशनल इनिशिएटिव, आप देखो स्क्रीन पे लिख के भी आ रहा है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका मतलब देखो पता तो लग ही गया, ये तो पक्का है कि ये शिक्षा से रिलेटेड है, निपुण भारत एक योजना। अब इसमें 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो एक जैसे लग सकते हैं, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार और समझ के साथ पढ़ने व गणितीय ज्ञान में वृद्धि। तो 7वें का सही आंसर होगा, 7वें का डी आंसर होगा जो सही आंसर है। और इसके तहत ये लक्ष्य रखा गया है कि 2026-27 तक हम बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और गणितीय ज्ञान में वृद्धि करेंगे, क्योंकि हमारे जो प्राइमरी शिक्षा है उसकी स्थिति काफी खराब है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 5वीं 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन वो ठीक से बुक को रीड भी नहीं कर पाते। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अभी हाल ही में 126 बाघों की मृत्यु हुई है ना, कर्नाटका में। तो इसलिए भी ये क्वेश्चन बहुत चर्चा में है, महत्वपूर्ण है। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जुलाई अगस्त की घटनाएं देख रहे हैं हम, तो जुलाई में एक दिवस भी मनाया जाता है, इसलिए भी। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही आंसर दीजिए। तब तक मैं आपको बताता हूँ एक बात कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है उसके तहत बाघों की संख्या भारत में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए हमें बहुत खुशी की बात है ना। और वैसे भी विश्व के 70% बाघ भारत में रहते हैं, तो विश्व के 70% बाघों की संख्या कहां पर है ना, भारत में है। ये बहुत बड़ी बात है। तो सर्वाधिक बाघ जो है पूरे वर्ल्ड में, है ना, भारत में रहते हैं। भारत में इनकी जो संख्या है उसमें इजाफा हुआ है और 2967 इस समय बाघों की संख्या हो गई है ना। टोटल संख्या 2967 है ना, इस समय बाघों की संख्या है वर्तमान में। और इसके अतिरिक्त एक और बात की, भारत में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। और देखो मध्य प्रदेश को इसलिए याद रखना आसान है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं, सर्वाधिक बाघ भी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और बाघों की संख्या लगभग 526 बाघ जो है मध्य प्रदेश में है, तो सबसे ज्यादा बाघ जो है मध्य प्रदेश में रहते हैं, इसे याद कर सकते हैं आप।
और इसी के साथ अब सही आंसर बताते हैं। आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, सभी बच्चों ने लगभग सही आंसर दिया है। 8वें का सही आंसर होगा 29 जुलाई। तो 29 जुलाई को हम अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। आसान क्वेश्चन था, लेकिन इसके अलावा जो अन्य जानकारी है वो जरूर याद रखें, ठीक है ना। कि हमारा एक वीडियो भी है, देखो स्पेशली बाघ के बारे में सारी जानकारी है उसमें, है ना। बाघों के विषय में जितनी बातें हैं वो सब उस छोटे से वीडियो में बताई गई हैं, है ना। और उसमें कोई साउंड नहीं है, बस आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके सारी जो फैक्ट हैं वो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में भारत द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से किस बांध को मैत्री बांध भी कहा जाता है। देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आया हुआ भी है ना। देखिए शहतूत बांध एक ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है लालंदर बांध, फिर सलमा बांध और सरदेह बांध। ये 4 बांधों का जो नाम दिया हुआ है ये अफगानिस्तान के हैं। अफगानिस्तान में भारत द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से किस बांध को मैत्री बांध कहा जाता है। तो मैत्री बांध किसे कहा जाता है ये बताना है आपको। ये चारों बांध अफगानिस्तान में, इनमें से 2 बांध ऐसे भी हैं जिनका निर्माण भारत के द्वारा किया गया है। इनमें से एक बांध का निर्माण तो हमने 2016 में ही पूरा कर लिया था। और इसका देखिए सही आंसर होगा 9 का सही आंसर होगा मैत्री बांध। कहते हैं किसे, सलमा बांध को। तो सलमा बांध जो है वो मैत्री बांध के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी कर लीजिए कि ये बांध एक नदी है वहां पर, जिस नदी का नाम है हरी नदी। तो हरी नदी के पर स्थित है ये बांध, है ना। और इस बांध के द्वारा अफगानिस्तान के लोगों को 42 मेगावाट है ना की बिजली प्राप्त होती है। यानी कि ये वहां अफगानिस्तान में एक प्रांत पड़ता है जिसका नाम है हेरात प्रांत। तो हेरात प्रांत में चिश्ती शरीफ जिले में स्थित बांध है जिसका नाम है सलमा बांध। इसके अलावा देखो आप शहतूत बांध देख रहे हैं। शहतूत बांध जो है वो काबुल नदी पर बनाया गया, बल्कि काबुल नदी की एक सहायक नदी है मैदान नदी। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि शहतूत बांध किस नदी पर है, तो इसे लालंदर बांध भी कहते हैं। तो दरअसल शहतूत बांध और लालंदर बांध एक ही बांध है और सरदेह बांध कोई और बांध है। तो कुल मिला के आपको इसका आंसर तो मिल ही गया, है ना। 90 का आंसर होगा क्या, सी आंसर होगा इसका, है ना। कुछ बच्चों ने ये रिक्वेस्ट की है कि इसकी पीडीएफ भी डाल दीजिए, तो हम इसकी बिल्कुल पीडीएफ भी आपको देंगे, है ना। आंसर आपको वीडियो से करने हैं और बाकी मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन जो है वो पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप आराम से घर बैठ के दोबारा प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। अब ये सेकंड वाला हम पीडीएफ के रूप में ना हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। तो आज के वीडियो देखने के बाद कल आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा केंद्र व राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की सूची अलग अलग निर्मित कर सकेंगे। मतलब पूछा यह गया कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है जिसके द्वारा ये कहा गया, पहले ओबीसी की जो सूची होती थी कि कौन सी जातियां ओबीसी में आएंगी, ये बात केवल केंद्र डिसाइड करता था। लेकिन अब एक नया संविधान संशोधन करके ये तय किया गया कि राज्य भी अगर चाहें तो अपनी अलग ओबीसी की सूची बना सकते हैं, है ना। तो मतलब ओबीसी का मतलब कि आरक्षण देने के लिए एक अलग सूची बनाई जा सकती है कि उसमें कौन कौन सी जातियों को वो राज्य रखना चाहता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम है, सामाजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आपको इसका सही आंसर देना है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, 103, 104, 105 कौन सा हो सकता है इसका सही आंसर। देखिए इसका सही आंसर होगा 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो 105वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है ना, डी ऑप्शन हो गया इसका। वो इसलिए बनाया गया है कि जिससे कि राज्य भी एक अलग सूची ओबीसी के लिए बना सकें कि कौन सी जातियां ओबीसी के अंतर्गत आएंगी, किन नई जातियों को ओबीसी के तहत आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब कोई अगर ये पूछना चाहे, ये भी देखो इसका आंसर, ये भी कोई पूछना चाहे कि 105वां संविधान संशोधन अधिनियम कौन से नंबर का संविधान संशोधन विधेयक था, तो ये 127वां संविधान संशोधन विधेयक था, जो कि पास होने के बाद राष्ट्रपति ने इस पर मोहर लगा दी। तो ये क्या बन गया, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो उम्मीद है कि अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आप जानते होंगे कि विधेयक और अधिनियम में अंतर होता है। विधेयक तब तक कहलाता है जब तक कि राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं कर देते हैं, और राष्ट्रपति के साइन होने के बाद वह विधेयक अधिनियम में परिवर्तित हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस अभियान का प्रारंभ किया गया। तो कौन सा अभियान है ये बताना है आपको। देखो मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे देता हूं कि ये अगस्त के महीने में 100
दिन का एक प्रोग्राम तैयार किया गया था जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। एक अभियान चलाया गया जिससे कि अधिक से अधिक, है ना, लगभग सभी गांवों को खुले में शौच से मुक्त कर दें। तो इसके लिए अभियान चलाया गया और इसमें सही आंसर बताना है आपको। स्वच्छ भारत अभियान, सुजलाम अभियान, स्वच्छ शीतल अभियान, भारत अंत्योदय अभियान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी आंसर, है ना, यानी कि सुजलाम अभियान के तहत, है ना, ये भारत जल शक्ति मंत्रालय ने किया कि वह गांवों को खुले में शौच मुक्त कर सके। तो उसका एक प्रयास था जल शक्ति मंत्रालय का। चलिए 11वें क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ते हैं और अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वें क्वेश्चन में देखिए, पैरा ओलंपिक खेल 2021 में भारत में कुल कितने स्वर्ण पदक हासिल किए? ये थोड़ा मिसप्रिंट है, भारत ने, है ना, भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक हासिल किए हैं पैरा ओलंपिक खेलों में? जैसे कि आप जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक हुए, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के तुरंत बाद पैरा ओलंपिक खेल होते हैं। तो ये तो पक्का है कि पैरा ओलंपिक खेल कहाँ हुए? टोक्यो में हुए। कि जहां पर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होते हैं वहीं पर क्या होते हैं? पैरा ओलंपिक खेल होते हैं। जो डिसेबल लोग हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए ये खेल आयोजित किए जाते हैं। तो भारत ने इन खेलों में बड़ा शानदार प्रदर्शन किया है। आपको इसका आंसर बताना है कि कितने स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। तो कितने स्वर्ण पदक हासिल किए हैं, देखिए मैं आपको थोड़ा क्लू देता हूं कि पैरा ओलंपिक खेलों में भारत ने इस बार कुल मिला के 19 टोटल पदक, है ना, टोटल पदक कितने हासिल किए हैं? 19 पदक हासिल किए हैं। तो सर्वाधिक पदकों की संख्या है अब तक के इतिहास में, ओलंपिक के इतिहास में, किसमें? पैरा ओलंपिक खेलों में। और भारत ने इन 19 पदकों में 5 स्वर्ण पदक जीते हैं, है ना, 5 स्वर्ण पदक हासिल किए। इसके अलावा 8 जो है वो रजत पदक हासिल किए, है ना, और उसके बाद 8 के बाद 6 जो है वो कांस्य पदक हासिल किए हैं। तो इस प्रकार से भारत को कुल मिला के 19 पदक हासिल हुए, 19 पदक हासिल किए हैं भारत ने। और जो इन पैरालंपिक खेलों में जो पहला स्थान रहा वो चीन का रहा। चीन ने कुल मिला के 96 स्वर्ण पदक जीते इन खेलों में। और भारत के बहुत सारे खिलाड़ियों ने भाग लिया जो कि डिसेबल थे, जो कि दिव्यांग थे, जिनमें से एक महिला खिलाड़ी हैं जिनका नाम है अवनी लेखरा, जिन्होंने गोल्ड मेडल के साथ साथ, है ना, ब्रॉन्ज भी जीता, यानी कि कांस्य पदक और स्वर्ण पदक दोनों पदक उन्होंने हासिल किए हैं, जो कि 10 मीटर एयर राइफल के वर्ग में उन्होंने ये पदक जीते थे। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वें नंबर का क्वेश्चन, और 13वें क्वेश्चन में कि हाल ही में किस शहर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? ये यूपी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। तो यूपी से स्पेशल अगर कोई बात आती है ना तो उसे स्पेशली कर लो, आप अच्छे से याद रखो, क्योंकि वो लेखपाल और कांस्टेबल जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुपर टेट के लिए भी, क्योंकि तीनों एग्जाम उत्तर प्रदेश के ही एग्जाम है इसलिए। तो देखिए इसमें किस शहर में, है ना, आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना जो की गई है वो की गई है मुख्यमंत्री के संसदीय क्षेत्र गोरखपुर में। तो गोरखपुर इसका सही आंसर होगा, डी आंसर होगा इसका, है ना। गोरखपुर में इसकी स्थापना की गई है आयुष विश्वविद्यालय की। ये उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। देखिए पैरा ओलंपिक खेलों का क्वेश्चन एक बार फिर आपके सामने है। पैरा ओलंपिक खेल 2021 की स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो अवनी लेखरा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अवनी लेखरा ने क्या किया था, स्वर्ण पदक भी जीता था और इसके अलावा कांस्य पदक भी जीता था, यानी कि 2 पदक जीते इन्होंने। और इन्होंने ये 10 मीटर एयर राइफल में जीते हैं। और ये कहां से बिलोंग करती हैं, इसका आंसर आपको देना है। तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन में है ना। इसके बाद सी ऑप्शन देखिए आप, राजस्थान है, हरियाणा है। तो यूपी, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, इन 4 राज्यों में से सही आंसर आपको देना है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा राजस्थान। तो राजस्थान से बिलोंग करती हैं, सी ऑप्शन सही ऑप्शन है, इसे याद रखेंगे कि राजस्थान से बिलोंग करती हैं अवनी लेखरा, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता और इसके अलावा कांस्य पदक भी उन्हें मिला। अब देखिए 1-2 चीजें और बता देता हूं मैं आपको। कुल मिला के भारत ने 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर कर लीजिए कि इन 5 स्वर्ण पदकों में अवनी लेखरा है एक, है ना, महिला, इसके अलावा मनीष नरवाल हैं, प्रमोद भगत हैं, कृष्णा नागर हैं, है ना। इन 5 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। एक और है सुमित अंतिल। तो इन 5 लोगों को स्वर्ण पदक हासिल किया इन 5 लोगों ने। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।
आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन के बाद 15वां क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत द्वारा लगभग कितने गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है? तो एक आंकड़ा बताना है, देखो लगभग में बताना है ना, एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता बिल्कुल भी, क्योंकि भाई हर 15-20 दिन में, एक महीने में कुछ ना कुछ इजाफा करती है भारत सरकार अपनी ऊर्जा उत्पादन में। इसीलिए आपको अब देखो यहाँ पे जो 1 गीगाबाइट होता है वो 1 गीगाबाइट 1 लाख मेगावाट के बराबर होता है ना। 1 गीगावाट जो है वो किसके बराबर होता है? 1 लाख मेगावाट के बराबर होता है। और वर्तमान में भारत के द्वारा जो नवीकरणीय ऊर्जा आप कौन सी होती है ये भी जान लें। नवीकरणीय ऊर्जा होती है जो ऊर्जा हम सौर ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं, जो ऊर्जा हम पवन ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं, इसके अलावा जल ऊर्जा है, इसके अलावा मतलब ऐसी ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होगी, है ना, जिसे हम जमीन से जिसका दोहन नहीं कर रहे हैं, वो नवीकरणीय ऊर्जा है और उसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। जैसे ज्वारीय ऊर्जा भी इसमें आती है, नवीकरणीय ऊर्जा में आती है, तो रीन्यूएबल एनर्जी में आती है। इसमें आपको आंसर देना है सही आंसर, और इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि 100 गीगावाट। तो वर्तमान में भारत जो है ना 100 गीगावाट अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा या रीन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग कर रहा है या उसका उत्पादन कर रहा है। आप इसे गैर परंपरागत ऊर्जा भी कह सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन तो जैसे हमने पूछा, लेकिन इसका क्वेश्चन जो है ना बदल के भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा का निम्नलिखित में तो कौन सा उदाहरण नहीं है। तो मान लो ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, और इसमें एक ऑप्शन दे दें सीएनजी। तो आपको ध्यान रखना है, देखो सीएनजी बिल्कुल प्रदूषण नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद भी सीएनजी क्या है, वो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है ना कि नवीकरणीय ऊर्जा। तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बनाए जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो है पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लाभार्थी किसान के पास कितनी अधिकतम भूमि हो सकती है। ये आपको बताना है कि मतलब वो कौन से किसान होंगे, कौन किसान होंगे जो पात्र होंगे, उन पे कितनी जमीन अधिकतम होनी चाहिए, यानी कि उससे ज्यादा अगर जमीन होगी उनके पास तो वो इस पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र नहीं होंगे। तो आपको बताना है कि 4 हेक्टेयर वाले किसान, 5 हेक्टेयर वाले किसान, या 1 हेक्टेयर से कम वाले, या 2 हेक्टेयर वाले किसान, है ना। तो इसका मतलब ये मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम, इससे कम ही होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, है ना। तो आपको इसमें सही आंसर देना है। तो देखिए इसका 16 का जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन होगा सही आंसर। 2 हेक्टेयर वाले जो किसान हैं, है ना, वो इस पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। अब इसके बारे में देखो, ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जान लेते हैं कि ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने 1 दिसंबर 2018 को की थी। 1 दिसंबर 2018 को इसकी घोषणा की गई थी। फिर जब 2019 का बजट आया, यानी कि 1 फरवरी 2019 के बजट में इसे शामिल किया गया। तो अगर आपसे पूछता है कोई कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई, तो 2019 में इसका प्रारंभ हुआ है ना, जबकि 2018 में इसकी घोषणा हुई, ठीक है। और उसके बाद इसके तहत समय समय पर, है ना, किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए, यानी कि कहा गया कि पूरे 1 साल में 6,000 रुपए, है ना, किसान को मिलेंगे। तो 6,000 रुपए की धनराशि प्रति वर्ष किसान को दी जाएगी, 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों के रूप में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो 2 हेक्टेयर है, इस 2 हेक्टेयर की जगह पर ऐसा हो सकता है कि इसकी जगह पे एकड़ में अगर जमीन लिख दें तो लिखा होगा 4.9 एकड़, है ना। जमीन अगर किसी किसान के पास है तो वह या इससे कम है या इतनी है, तो वह पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत क्या होगा, पात्र होगा, ठीक है। तो प्रतिवर्ष 6,000 की धनराशि इसके तहत दी जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस टीका वैज्ञानिक को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो रमन मैग्सेसे 2021 पुरस्कार से सम्मानित कौन हुआ है, देखिए इसमें 4 नाम दिए हैं, मोहम्मद अमजद साकिब, डॉक्टर फिरदौस कादरी, सतीश रेड्डी और स्टीवन मुंशी। ये 4 में से सही आंसर आपको देना है। क्वेश्चन तो आप समझ ही गए कि कौन सा टीका वैज्ञानिक है जो कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हुआ है। तो एक बार रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में देख लीजिए, जान लीजिए अच्छे से
ये पुरस्कार एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है ना। और इस पुरस्कार को मनीला जो फिलीपींस की राजधानी है वहां दिया जाता है, तो मनीला में इसे प्रदान किया जाता है ना। और इसके तहत इस बार कई लोगों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, जिनमें से एक व्यक्ति बांग्लादेश के हैं, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी आंसर। डॉक्टर फिरदौस कादरी वह व्यक्ति हैं जो बांग्लादेश के एक टीका वैज्ञानिक हैं और इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें ये भी रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, इन्हें भी मिला था, स्टीवन मुंशी को, सतीश रेड्डी ऐसे ही लिखा हुआ है ना। लेकिन इन तीन लोगों को मिला हुआ है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा, टीका वैज्ञानिक। तो डॉक्टर फिरदौस कादरी क्या है, टीका वैज्ञानिक है, कहाँ के, बांग्लादेश के। तो इस प्रकार से टीका वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौस कादरी को ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्थ ओवरशूट डे 2021 निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया गया। इसमें आपको डेट बतानी है कि किस डेट को ये अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया है। 22 अगस्त, 27 जुलाई, 29 अगस्त, 29 जुलाई। तो देखिए अर्थ ओवरशूट डे है क्या। तो अर्थ ओवरशूट डे का मतलब होता है कि किसी कैलेंडर वर्ष में एक ऐसी तिथि ये मानी जाती है कि एक ऐसी तिथि है ये कि इस तिथि तक मानव ने उस वर्ष के उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर लिया है। यानी कि जो संसाधन हमें एक वर्ष में उनका उपभोग करना था वो हमने काफी दिन पहले कर लिया है, और जिस तारीख तक हमने कर लिया है, ये मान लिया हमने कि इस तारीख तक हमने कर लिया है, उस तारीख को, उस डेट को हम क्या मनाते हैं, अर्थ ओवरशूट डे। और हर साल ये डेट बदल जाती है। जैसे 2020 में 22 अगस्त को मनाया गया था ये दिवस, तो 2021 में ये कब मनाया गया, ये आपसे क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा 29 जुलाई। तो देखिए 29 जुलाई को इस बार ये अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया है ना। तो याद रखेंगे, देखिए 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी है और 29 जुलाई अर्थ ओवरशूट डे भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना द्वारा अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए, है ना, कौन सा अभियान चलाया गया। ये आपको बताना है कि कौन सा अभियान चलाया गया था। जो अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार आई उसकी वजह से वहां के लोगों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया, और उसके बाद सारे देश अपने अपने नागरिकों को वहां से निकालने लगे। तो भारत ने भी ऐसा ही किया। तो भारतीयों ने, भारत की जो वायुसेना थी, भारत की वायुसेना और एयर इंडिया दोनों ने मिलकर एक अभियान चलाया और बहुत सारे भारतीयों को वो वहां से सुरक्षित निकालने में कामयाब रहे। तो कौन सा ऑपरेशन था वो, तो ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन मेघदूत। तो 19वें का सही आंसर होगा, सही, बहुत अच्छा, कई बच्चों ने आंसर दिया। 19 का सही आंसर होगा सी आंसर, यानी कि ऑपरेशन देवी शक्ति, है ना, के तहत बहुत सारे भारतीयों को सुरक्षित रूप में भारतीय वायुसेना और एयर इंडिया ने मिलकर, है ना, निकाल लिया, और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, याद रखेंगे इसे। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है देखो ये वीडियो का। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ मालाबार 2021 संयुक्त नौसैन्य अभ्यास किया। तो मालाबार 2021 जो संयुक्त नौसैन्य अभ्यास है ना, ये काफी पुराना है, और शुरुआत में भारत इस नौसैनिक अभ्यास को केवल अमेरिका के साथ करता था शुरू में, लेकिन बाद में जापान भी इसमें शामिल हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गया। इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। यानी कि 2021 में जो भारत ने मालाबार 2021 संयुक्त नौसैन्य अभ्यास किया है, इसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश शामिल हैं, और इन चारों देशों को मिलाकर एक संगठन बनाया गया है जिसे क्वाड कहा जाता है। तो क्वाड के अगर कोई देश पूछे कि क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं, तो इसमें क्वाड में कौन कौन से देश आएंगे, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें आएंगे। तो इसका मतलब ये चारों देश किस में आएंगे, इसमें इस क्वाड में आएंगे। तो क्वाड का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये 4 देशों से मिलकर बना हुआ एक संगठन है जिसे हम क्वाड कह रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, है ना। तो डी आंसर होगा इसका। तो इस तरीके से देखिए आप 20 क्वेश्चन आपने किए हैं, ये सारे 20 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब आप मान के चलिए कि आएंगे, ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन जो है बिल्कुल सीधे सीधे भले ही ना आए, लेकिन इसके आसपास की जो बात है वो आ सकती है। जैसे अगर हमने रामसर साइट की बात की थी आपसे, तो कोई ना पूछे कि कुल रामसर साइट कितनी है, लेकिन ये पूछ सकता है कि 47वें नंबर की रामसर साइट कौन सी घोषित की गई, वह कहाँ स्थित है,
कौन से राज्य में है, अगर उत्तर प्रदेश में है तो किस जिले में है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसका नाम पूछा जा सकता है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं इन 20 क्वेश्चंस के आधार पर। तो दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो दूसरे नंबर का वीडियो था। अब इसके बाद वीडियो नंबर 3 आएगा, है ना, एक दिन छोड़कर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा। इस वीडियो को शेयर कर दें, और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपको PDF फाइल प्रोवाइड करा दूंगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको टेलीग्राम पे जाकर गौरव यादव सर, है ना, सर्च करना है बस। और आपको गौरव यादव सर के नाम से ना, या पूरा लिख सकते हो GS क्लासेस विद गौरव यादव सर, तो भी आपको हमारा ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज भी है हमारा इसी नाम से, और ट्विटर हैंडल भी है इसी नाम से। तो इससे क्या होगा, आप हमसे जुड़े रहेंगे और कोई भी नई सूचना होगी तो वो आपको मिलेगी। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।